आज खबरदार आप सीधे लद्दाख से देखेंगे, क्योंकि आज की जो तारीख है वो 2 मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी चीज तो ये कि 5 राज्यों में आज चुनावों की डेट शीट का ऐलान हो गया है, और दूसरी चीज ये कि आज बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की दूसरी सालगिरह है। तो आज तक ने LAC से लेकर LOC तक हमारी तमाम तैयारियां, भारत एक मुल्क के तौर पर आज दुनिया के सामने कहां खड़ा है, अपने दुश्मनों के मन में कितनी खौफ को पैदा करता है, किस तरह की तैयारियां हमारे सैनिक करके रखते हैं, इन 2 सालों में क्या बदला है, आतंक के हिसाब से हमने कितना अंकुश उस पर लगाया है, इन सारी चीजों पर हम विश्लेषण करेंगे। यानी कि आज जो खबरदार का लेंस है उसके जरिए हम 2 अहम खबरों को देखने वाले हैं। सबसे पहली खबर जो चुनावों की डेट शीट से जुड़ी हुई है, यानी कि तारीखें आ गई हैं 4 राज्यों की जो चुनाव है उनके, और एक यूनियन टेरिटरी की। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश का चुनावी कैलेंडर आ गया है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में, असम में 3 चरणों में, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 1 चरण में मतदान होगा। चुनाव आयोग ने बताया है कि कुल मिलाकर 824 सीटों पर 18 करोड़ 60 लाख मतदाता वोट देंगे। उनका फैसला 2 मई को सामने आएगा। आज से 2 मई 2021 के बीच 65 दिन है, और इन 65 दिनों में बहुत कड़ा चुनावी मुकाबला होने वाला है। इनमें सबसे बड़ा फोकस बंगाल पर है। बंगाल में चुनाव 8 चरणों में हो रहे हैं। पूरे 33 दिन तक बंगाल वोटिंग वाली प्रक्रिया में रहेगा। ये डेट शीट देखकर ममता बनर्जी को आज गुस्सा आ गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बंगाल के चुनाव को 8 फेज में क्यों करवाया जा रहा है। ममता ने जोर देकर कहा कि केंद्र अपनी ताकत का दुरुपयोग न करे। आज चुनावी डेट शीट के साथ आपको ये भी बताएंगे कि जिन राज्यों में वोटिंग है वहां अलग नेताओं की राजनीति किस तरह से दांव पर लगी हुई है। और आज ही बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 वर्ष हो गए हैं। ये भारत के शौर्य का वो अध्याय है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया था, आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था। आज इस मौके पर हम आपको बताएंगे कि भारत की अलग अलग सीमाओं पर भारत के वीर किस तरह प्रहरी बनकर डटे हुए हैं, किस तरह भारत अपनी सीमाओं पर पाकिस्तान को और चीन को एक कड़ा संदेश एक साथ दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान को इस तरह दबाव में लिया है कि वो बातचीत की लाइन पर आ गया और चीन को स्मार्ट कूटनीति के जरिए पीछे धकेल दिया। बॉर्डर पर भारत की रणनीति और पराक्रम अडिग है। इसका एक बड़ा सबूत है जोजिला पास से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि बर्फीली राष्ट्रभक्ति क्या होती है, हड्डियां गलाने वाली ठंड में देश की रक्षा कैसे होती है। लेकिन सबसे पहले हम उस चुनावी कैलेंडर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसकी वजह से अगले 65 दिन जो हैं वो राजनीतिक तौर पर पूरी तरीके से पैक्ड होने वाले हैं। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है, और हम इन सभी तारीखों के बारे में आपको बताते हैं कि कहां पर कब चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि बंगाल में मतदान 8 चरणों में होगा। पहला चरण 27 मार्च, दूसरा चरण 1 अप्रैल, तीसरा चरण 6 अप्रैल, चौथा चरण 10 अप्रैल, 5वां चरण 17 अप्रैल, छठा चरण 22 अप्रैल, 7वां चरण 26 अप्रैल और 8वां चरण 29 अप्रैल। बंगाल में पहले 3 चरण में 91 सीटों पर वोट पड़ेंगे। चौथे, 5वें और छठे चरण में 132 सीटों पर मतदान होगा, जबकि 7वें चरण में 36 और आखिरी चरण में 35 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। असम में मतदान 3 चरणों में होगा। मतदान की पहली तारीख 27 मार्च, दूसरी तारीख 1 अप्रैल, तीसरी तारीख 6 अप्रैल होगी। बाकी दोनों राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में मतदान 6 अप्रैल को एक ही चरण में हो जाएगा। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा फोकस बंगाल चुनाव पर है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सत्ता का संघर्ष अपने चरम पर है। आज जब चुनाव आयोग ने बंगाल में 8 फेज में चुनाव कराने का फैसला लिया तो इस पर भी सियासत का फ्यूज उड़ गया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के प्रभाव में है और 8 चरण में चुनाव कराने का फैसला बीजेपी के दबाव में लिया गया है। बांग्ला शासन करबे ना, मोदी बांग्ला शासन करबे ना। बंगाल सोनार बंगाल है, ये ममता जी की भाषा का बंगाल नहीं है। खेला तो होबेई रे, खेला तो होबेई। ममता दीदी भाई दादागिरी चलबे ना। जय श्री राम। 2021 के आगाज के साथ सबसे बड़ी सियासी जंग का शंखनाद हो गया। बंगाल में मतदान की घंटी बज गई। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी और 33 दिन बाद 29 अप्रैल को 8वें चरण के वोट डाले जाएंगे।
West Bengal, 8 phases. The counting shall be done on 2nd May 2021. साल 2016 में पश्चिम बंगाल में चुनाव 6 फेज में कराए गए थे। 4 अप्रैल से 5 मई के बीच वोटिंग हुई थी। साल 2011 में 18 अप्रैल से 10 मई के बीच 6 फेज में मतदान हुआ था, लेकिन इस बार मतदान 8 फेज में कराया जा रहा है। चुनाव आयोग ने हिंसा की काट निकालने के लिए बंगाल में 8 चरण में चुनाव कराने का फैसला लिया। वैसे बता दें कि बीजेपी की मांग थी कि पश्चिम बंगाल में मतदान 8 फेज में कराया जाए। क्यों आप चाहते हैं कि 7-8 चरणों में चुनाव हो? क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस सब जगह पे पहुंच पाए। तो ये तो फिर गृह मंत्री की चिंता होगी ना। गृह मंत्री पार्टी के नेता की चिंता थोड़ी है। पार्टी का मानना है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना है तो हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस होने चाहिए। चुनाव आयोग के ऐलान और बीजेपी के गदगद होने के करीब 1 घंटे बाद ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला और आयोग पर सवालों की झड़ी लगा दी। पूछा कि बंगाल में चुनाव 8 दौर में क्यों कराए जा रहे हैं? क्या ये बीजेपी के दबाव में हुआ? ममता का आरोप है कि पीएम मोदी और अमित शाह अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। बीजेपी has the government of India power, but one central government cannot misuse their own power for a state election. And if you do it like this, if you allow it like this, then there will be a big blunder. ममता के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी तैयार बैठी थी। आरोप लगाया कि टीएमसी की चुनावी हिंसा को रोकने के लिए ये जरूरी है। स्टेट पुलिस का ऊपर किसी का भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके सामने चोरी होती है, रिगिंग होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनको भी लगा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव तभी हो पाएगा जब 4 फेज में होगा, और इसलिए उसी दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया है। कांग्रेस और लेफ्ट ने 8 चरण में मतदान को बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया। आरोप लगाए कि मतदान के दौरान जब एक इलाके में आचार संहिता लगता है तो बीजेपी दूसरे इलाके में प्रचार कर वोटरों को प्रभावित करती है। मतदान के दिन प्रधानमंत्री रैलियां करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 8 फेज में जो चुनाव रखा है ये बीजेपी की सुविधा अनुसार रखा है, जिससे एक जिले के चुनाव प्रचार का ये दूसरे जगह पोलिंग वाले डे पे उसको यूज करते हैं। ऐसा इन्होंने बिहार में भी किया और खुल्लम खुल्ला किया है। और ये फ्रेगमेंट में चुनाव इसलिए भी करवाते हैं जिससे कि ये ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सके। बंगाल में जीत किसकी होगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन टक्कर है तो टीएमसी और बीजेपी के बीच। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन तीसरी शक्ति होने का दम भर रहे हैं और नजर तो बिहार में खलबली मचाने वाले असदुद्दीन ओवैसी पर भी है। बीजेपी को भरोसा है कि वो इस बार कमाल करने वाली है। उसका ये भरोसा चुनावी आंकड़ों की वजह से है। तो आमतौर पर यही देखा गया है कि जो हिंसा के तौर पर संवेदनशील इलाके होते हैं वहां पर इस तरीके से जो तारीखें हैं उनको विस्तृत रखना पड़ता है, ताकि जो पैरामिलिट्री की टीमें हैं, जो सीएपीएफ की टीमें हैं, वो अलग अलग इलाकों में समय के हिसाब से जा सकें। बहरहाल ये तो हुई राजनीति, लेकिन इन चुनावों में किस पार्टी के लिए क्या है ये जानना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरी कोशिश में रहेगी कि असम में एक बार फिर उसकी जो सरकार है वो बच जाए, टीएमसी से बंगाल में वो कुर्सी छीन पाए, तमिलनाडु में अपनी सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके के साथ बीजेपी चाहती है कि वहां भी कुर्सी बचा ले, जबकि केरल में बीजेपी तीसरी ताकत बनने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को देखें तो 5 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को असम और केरल से बहुत उम्मीदें हैं। राहुल गांधी डुबकियां लगाकर वोटों के मोती ढूंढ रहे हैं, जबकि तमिलनाडु में भी कांग्रेस और डीएमके मिलकर सत्ता हासिल करने की जुगत में है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बंगाल के चुनाव में अपनी सत्ता और साख दोनों बचाने की कोशिश में है। मोदी सरकार के लिए इन 5 राज्यों का चुनाव इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार इन चुनावों के नतीजों को अपनी नीतियों पर एक जनमत संग्रह के रूप में पेश करना चाहती है।
सरकार को उखाड़ कर फेंक। बंगाल में ममता के लिए करो या मरो की लड़ाई है। ममता जमीनी नेता है, राजनीतिक दांवपेच में माहिर है। ममता ने बीजेपी के हिंदुत्व का जवाब हिंदुत्व से दिया है। मुस्लिमों के प्रति सियासी प्यार भी दिखाया, बाहरी बनाम बंगाली का दांव भी चला, सोनार बांग्ला का नारा भी दिया है। বাংলা বাংলা শাসন করবে, গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, মোদি বাংলা শাসন করবে না, গুন্ডারা করবে না। लेकिन लड़ाई बड़ी है, सवाल बड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 10 साल की सत्ता विरोधी लहर दीदी को नुकसान पहुंचाएगी? क्या बीजेपी 2019 वाला परफॉर्मेंस जारी रख पाएगी? क्या हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का जमीनी स्तर पर सबसे बड़ा असर होगा? लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस किसे नुकसान पहुंचाएगा? कहीं लड़ाई त्रिकोणीय हो गई तो बीजेपी क्या चुनावी फायदा ले जाएगी? कांग्रेस और लेफ्ट दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये उन्होंने तय कर लिया है। उनका मिलकर चुनाव लड़ना आपके लिए फायदे का सौदा होगा? देखिए, मैं मानता हूं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। अब स्थिति ये नहीं कि एंटी तृणमूल कांग्रेस के वोट में बंटवारा होगा, अब स्थिति ये है कि एंटी बीजेपी वोट के अंदर बंटवारा होगा। पहले भी हम दम पे जीता है, लेकिन आम जनता हमको सपोर्ट दिया है। आई नेवर बाउ डाउन माई हेड टू दिस nasty people। विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा भले ही पश्चिम बंगाल की हो, लेकिन उससे सटा राज्य असम भी महत्वपूर्ण है। बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में अपने इस दुर्ग को बचाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने AIUDF के बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन करके सियासी जंग को दिलचस्प बना दिया है। असम में इस बार नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, अवैध प्रवासी और मूल निवासी को जमीनी हक का मुद्दा, असम में कुछ समुदायों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग, गोरखा ऑटोनोमस काउंसिल और असम चाय उद्योग से जुड़े मुद्दे छाए रह सकते हैं। जहां कांग्रेस ने CAA और स्थानीय मुद्दों को अपने चुनावी अभियान का प्रमुख हथियार बनाया है, वहीं अवैध प्रवासी, लव जिहाद बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर है। ये साजिश करने वाले कह रहे हैं कि भारत की चाय की छवि को बदनाम करना है, योजनाबद्ध तरीके से। चाय के वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारी को टी गार्डन, इसीलिए ये आसाम को बांटना चाहते हैं। केरल की कोल्लम तट पर जब राहुल गांधी ने समंदर में मछुआरों के साथ छलांग लगाई तो सवाल उठे कि इस चुनाव में कांग्रेस के हाथ केरल में वोटों वाले मोती लगेंगे या नहीं। कांग्रेस केरल में चुनावी जीत को लेकर बहुत उम्मीद पाले हुए है। राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं, खुद राहुल बहुत जोर लगा रहे हैं। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues. लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर देंगे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, क्योंकि LDF को पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम तीनों चुनावों में बहुमत मिला है। दिसंबर में हुए चुनाव में LDF ने 40.2% वोट हासिल किए, कांग्रेस की UDF ने 37.9% वोट पाए, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA को 15% वोट मिले। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या केरल का पुराना वोटिंग ट्रेंड कांग्रेस की मदद करेगा? क्या राहुल गांधी के केरल से सांसद होने का कोई असर होगा? क्या कोरोना काल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की लोकप्रियता लेफ्ट के लिए फायदेमंद होगी? क्या बीजेपी का कोई बड़ा असर रहेगा? अगर हाँ, तो वो नुकसान किसे पहुंचाएगी? नेताओं के एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। अब वोटों वाले नंबर हासिल करने की लड़ाई बहुत तेज होने वाली है। किसकी डिस्टिंक्शन आएगी, किसकी कंपार्टमेंट, कौन फेल होगा, कौन पास, इन सवालों के जवाब जनता देगी। आज तक ब्यूरो। खबरदार, आप देख रहे हैं सीधे लद्दाख से। आज एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन बालाकोट एयर स्ट्राइक को
भारत ने अंजाम दिया था 2 साल पूरे हो गए हैं। यानी 2 साल एक ऐसे दिन के जब समूची दुनिया ने देखा था कि अगर भारत के शौर्य को ललकारोगे तो जवाब क्या मिलेगा। यानी कि भारत की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है ये देखने का दिन। और इन 2 सालों में केवल हिंदुस्तान की इच्छा शक्ति पाकिस्तान के सरहद पर नहीं देखी है दुनिया ने। सिर्फ ये नहीं देखा है कि किस तरीके से अगर ठान लो तो आतंकवाद पर काबू और अंकुश लगाया जा सकता है, बल्कि चीन जैसा देश जिसे लेकर यह कहा जाता था कि चीन से इस तरह से नहीं निपटा जा सकता, उसने भी भारत के शौर्य, भारत की कूटनीति सबको चख लिया और उसके बाद उसने जो गलत मंसूबे पाले थे उन मंसूबों को उसे छोड़ना पड़ा। आज चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, हर जगह भारत का पराक्रम, भारत की इच्छा शक्ति सब देख रहे हैं। इसीलिए आज के खास दिन हमने आपके लिए यह बेहद खास रिपोर्ट तैयार की है। दुश्मन जब हमसे टकराता है चूर चूर हो जाता है। 2 साल हो गए जब पाकिस्तान के गुरूर पर भारत ने चोट की थी, उसके आतंक के रवैये पर स्ट्राइक की थी। भारत ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी। जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर भारत के एक्शन की उस दूसरी वर्षगांठ पर आज तक भारत की सरहद वाली तैनाती देखने पहुंचा है। ये बॉर्डर रिपोर्ट इस बात का भरोसा देती है कि एलओसी से लेकर एलएसी तक भारत मुस्तैद है। पाकिस्तान को तो भारत ने बालाकोट में सबक सिखाया था, तो चीन को भी लद्दाख में पता चल गया है कि भारत के सामने विस्तारवाद की चालाकी काम नहीं करेगी। बालाकोट में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की ताकत देखी थी। लगभग तारीखें वही हैं, लेकिन देखिए कि किस तरीके से इन तारीखों में चीन भी हिंदुस्तान की ताकत देख रहा है। पूर्वी लद्दाख से जिस तरीके से पहले पेंगोंग सो के इलाकों से वो पीछे हटने की शुरुआत कर चुका है और बाकी इलाकों में भारत के दम को देखते हुए बातचीत की मेज पर इस हिसाब से बैठा है कि किस तरीके से जल्दी उन इलाकों में भी सामान्य स्थिति बहाल की जा सके। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के साथ जो तरीका अपनाया था, यानी कि उसे पूरी तरीके से यह समझा दिया था कि अगर किसी भी तरह की घुसपैठ की कोशिश करोगे या किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोशिश करोगे तो तुम्हारे देश में घुसकर मारेंगे। लेकिन चीन के साथ भारत ने जो परिपक्वता दिखाई है वो पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा है। बालाकोट की एनिवर्सरी एक तरफ और उस समय पर आप भारतीय सेना देखिए किस तरीके से एक नहीं 2-2 दुश्मनों से निपटते आई है। लद्दाख में चीन की सेना और भारत की सेना करीब 10 महीनों तक आमने सामने रही। चीन को लगा था कि उसकी लंबी चौड़ी फौज के आगे और मौसम की मुसीबत के आगे भारत हार मान लेगा, लेकिन चीन को मुंह की खानी पड़ी। लद्दाख में धीरे धीरे मौसम बदल रहा है। जो जमे हुए नदी और नहर थे उनमें पानी अभी भी बर्फीला है, लेकिन पानी पिघलना शुरू हो चुका है। यानी जो सबसे मुश्किल दौर था यहां पर तैनाती का, वो भारतीय सेना चीन को दिखा चुकी है कि वो जो संशय पैदा करने की कोशिश कर रहा था सबके दिमागों में कि इतनी ऊंचाई पर टिके रहना आसान नहीं है और अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज करता था, भारत ने प्रोपेगेंडा नहीं किया लेकिन डटे रहे। जबकि चीन के 10,000 सैनिक एक बार में पीछे हटने को मजबूर हो गए थे। यहां की कठिन परिस्थितियों में जिस तरीके से भारतीय सेना बनी रही है और अब जाकर चीन को यह समझ में आ रहा है कि आखिर पाला उसका 2020-21 की भारतीय सेना से पड़ा था, उसे समझ में आ रहा है कि 62 अब इतिहास का हिस्सा है, वो इतिहास जिससे सबक लेकर हम आगे बढ़ चुके हैं। मैं तो बहुत खुश हो गया मैडम, मैं छोड़ के पूरा लद्दाख की, पूरा हिंदुस्तान के सारा खुश हो गया, क्योंकि चाइना और इंडिया आमने सामने काफी देर से बैठा हुआ था। अभी आखिर उसको पीछे ही जाना ही पड़ा। ये हमारा फौज का बहुत जीत है। मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ हमारे कोर कमांडर साहब, बार 10 टाइम उधर टॉक किया चेन्नई के साथ, आखिर उसको हटना पड़ा। इसी तरीके से जो मोरगो साइड में भी अभी कोर कमांडर लेवल का बात चल रहा है, वहां से भी अगर वो आया है तो आगे पीछे हटना चाहिए। लद्दाख की परिस्थितियों में भारतीय सेना के लिए टिके रहना आसान नहीं था, लेकिन भारतीय सेना के इरादे फौलाद हैं।
इतना मुश्किल है मैडम। देखो अभी हम यहाँ पे क्या क्लोथिंग पहना है, वहाँ पे जनवरी दिसंबर जनवरी में इतना मैनेज जाता है 30, 35, 37, 40 तक भी मैनेज में जाता है। फिर वहाँ जाके दुश्मन के साथ लड़ना, ये बहुत हमारे लिए जीत किया है मैडम। बीते 10 महीनों की घटनाओं को देखा जाए तो भारत से 5 गुना बड़ी आर्थिक ताकत वाले विस्तारवादी चीन की एक चाल भारत के सामने कामयाब नहीं हो पाई। चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते भी अलग हैं और दुश्मनी निभाने का तरीका भी अलग रहा है। चीन के साथ 1962 के युद्ध के बाद 1967 में हमारी लड़ाई हुई और 1987 में भी चीन ने हमारा दम देखा। उसके बाद डोकलाम और अभी गलवान के बाद की जो परिस्थितियां बनी थी, उसमें चीन और भारत का एक अलग संघर्ष देखने के लिए मिला है। आज अगर बातचीत के बाद चीन एक हिस्से से पीछे हटता है तो भारत इस चीज को लेकर भी सावधान है कि वो आगे जाकर क्यों अपने सैनिकों को एक जगह जमा किए जा रहा है। देप्सांग को लेकर जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें एक सवाल के साथ हमें आगे बढ़ना है कि अभी तक चीन का जो रुख वहां पर रहा है 2013 से, उसे आखिर कैसे बदला जाएगा। इन सभी इलाकों में, यानी पूर्वी लद्दाख का जो तमाम इलाका है, पूरा क्षेत्र है, वहां पर भारतीय सेना बहुत सोची समझी रणनीति के साथ इस समय एक्ट कर रही है। चीन को लद्दाख में अपनी सेना पीछे कर भारत से बातचीत की टेबल पर आना पड़ा है, तो इसी हफ्ते पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हिंदुस्तान के डीजीएमओ से बातचीत कर इस बात का भरोसा दिया है कि 2003 के सीज फायर के समझौते का वो अब पालन करेगा। दरअसल पाकिस्तान ने यह देख लिया कि जब चीन का अंजाम यह हो रहा है तो पाकिस्तान की बिसात ही क्या है। वैसे इन सारी चीजों में बहुत अहम रहा है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। इस समय जहां पर मैं मौजूद हूं, तापमान माइनस में है, -1 डिग्री के आसपास है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो हमारे सैनिक खड़े हैं, वहां पर अभी भी -20 डिग्री तक तापमान जा रहा है। हम लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई से ज्यादा पर मौजूद हैं, तो हमारे जवान अभी भी 17,000 से 19,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं। लेकिन उन तक जो रीइंफोर्समेंट्स हैं या जो रसद है, वो सब पहुंचाने के लिए रास्ते जरूरी होते हैं, और ये रास्ते उन पासेस से निकलते हैं। जोजिला पास ले लीजिए, 1947-48 की लड़ाई में ही भारत की इच्छा शक्ति ऐसी थी कि हम वहां तक अपने टैंकों को लेकर गए थे, लेकिन अब वहां पर लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फबारी के बीच भी एक टनल का निर्माण हो रहा है, और ये टनल बहुत ज्यादा जरूरी होगा भारत के लिए, क्योंकि ये कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला टनल है। लद्दाख में सरहद की ऊंचाई जितनी है, भारत के हिमवीरों का हौसला उससे ऊंचा है। हर चुनौती, हर तूफान के बीच सरहद को महफूज रखने का यह सबूत आपके सामने है। एक ओर जहां जोजिला दर्रे को जोड़ने वाली सड़क को साल भर खोले रखने की कोशिश हुई, तो दूसरी ओर लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाली जोजिला टनल पर काम जारी है। कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण जोजिला पास लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर, हम लोग इस समय उससे थोड़ा पहले 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन भारी बर्फबारी हो रही है, सड़कें बंद हैं इस समय। सेना ने निरंतर प्रयास किया है इन सर्दियों में चीन को लेकर जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव है कि जोजिला पास लगातार खुला रहे। हालांकि 3-4 महीनों के लिए वो आमतौर पर बंद हो जाता है सर्दियों में, लेकिन इस साल उसे खुला रखा गया था। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण सुरंग भी बनाई जा रही है, लगभग 4,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 4 सुरंगें बनेंगी जोजिला पास पर, ताकि 24 घंटे 365 दिन, चाहे लद्दाख हो, सियाचिन ग्लेशियर हो, पूर्वी लद्दाख हो, कारगिल हो, हमेशा हमारे सिपाही और रसद सामग्री इस पूरे संवेदनशील क्षेत्र में पहुंचाए जा सके। ये प्रोजेक्ट शुरू अक्टूबर 2020 में हुआ है और ये 2026 तक चलेगा।
हमारा बेसिकली यहीं से शुभारंभ हुआ था जोजिला टनल प्रोजेक्ट का। ये हम खड़े हैं नीलगरार स्थान पर जो 9000 फुट की ऊंचाई पे है। यहीं से सड़क जाएगी बालटाल की तरफ, जहां से जोजिला का मेन टनल शुरू होगा। और ये बेसिकली ट्विन ट्यूब्स है और जो जोजिला का मेन टनल है वो एक ही टनल बाई डायरेक्शनल रहेगा, विच विल बी कनेक्टिंग लद्दाख एंड विल बी इंश्योरिंग दैट हम throughout the year connectivity establish करेंगे for the people of Ladakh and for the people of J&K। 15 अक्टूबर 2020 को जोजिला टनल पर काम शुरू हुआ था। तब लद्दाख में भारत चीन के बीच बना तनाव कायम था, लेकिन 14.5 किलोमीटर लंबी टनल के रणनीतिक महत्व को समझने वाले भारत ने वहां काम नहीं रोका। यहाँ पर इन विशाल चट्टानों में जो सुराग किए जा रहे हैं, छेद किए जा रहे हैं, यहीं से टनल की सुरंग की ड्रिलिंग शुरू होगी और ये प्रक्रिया शुरू हो भी चुकी है। ये लगभग 2 किलोमीटर लंबी टनल होगी, 1.9 किलोमीटर, और जो मुख्य टनल है वो लगभग 14 किलोमीटर लंबी होगी। ये टनल उस मुख्य टनल को आखिर में कनेक्ट करेगी और इसको बनने में लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा, इस स्थिति से समापन तक। आज तक इकलौता न्यूज चैनल है जो इस सरहद से ग्राउंड जीरो तक आपको सेना के वीरों और इंजीनियर्स के बीच लेकर आया है। जोजिला का पास आमतौर से अप्रैल के आखिर या मई के शुरू में खोला जाता है, लेकिन इस समय फरवरी में भी ये पूरा रास्ता खुला हुआ है। सेना का साजो सामान निरंतर इस सड़क पर जा रहा है। एक तरफ विस्तारवादी चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा कारगिल की पाकिस्तान के साथ, और सियाचिन ग्लेशियर पर एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। सेना के इंजीनियर्स और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने निर्णय किया था कि इस वर्ष यह सड़क खुली रखी जाएगी और फरवरी के महीने में आप देख सकते हैं कितनी तेज बर्फबारी इस समय यहां हो रही है, उसके बावजूद इस सड़क को खुला रखा जा रहा है। आज तक जब 11,000 फीट की ऊंचाई वाले जोजिला दर्रे के रास्ते में था तो वहाँ जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी। वहाँ हमें सेना की जिंदा दिली देखने का सीधा अनुभव हुआ। जोजिला पास पर इस समय भारी बर्फबारी शुरू हो गई है और अभी अभी यहाँ हिमस्खलन भी हो रहा है। सेना के आला अधिकारी यहाँ से गुजर रहे हैं, क्योंकि प्रयास यही है, सेना का प्रयास यही है कि इस सड़क को पूरी तरह से खुला रखा जाए। और जैसा आप इस समय देख भी सकते हैं, बहुत भारी बर्फबारी हो रही है यहाँ पर जोजिला पास पर। लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई है ये, और अगर आप पीछे देखें तो जबरदस्त हिमस्खलन अभी अभी हुआ है, जिसकी वजह से कुछ देर तक ट्रैफिक को रोका जाएगा। हालांकि सिविलियन ट्रैफिक अभी इस सड़क पर उसको आने की अनुमति नहीं है। सिविलियन ट्रैफिक 28 फरवरी के बाद शुरू होगा, लेकिन सेना की गाड़ियों के लिए यह रास्ता खुला रखा गया है। सेना के साथ बीआरओ और एनएचआई डीसीएल के इंजीनियर्स इस मुश्किल हालात में हार नहीं मान रहे, इसीलिए भारत असंभव को संभव करने की ओर कदम बढ़ा रहा है। 1947-48 में पाकिस्तान के साथ जो पहला युद्ध हुआ था, उसमें भारतीय सेना इसी जोजिला पर टैंक ले आई थी और यह असंभव माना जाता था उस समय, लेकिन भारतीय सेना ने असंभव को संभव कर दिखाया था। इसी तरह असंभव को संभव कर दिखाया है भारतीय सेना ने 2021 में, जब सर्दियों के बावजूद इस जोजिला पास को सर्दियों भर खुला रखा गया। आमतौर पर यह अक्टूबर नवंबर में बंद हो जाता है, फिर अप्रैल मई में खुलता है, लेकिन इस बार केवल महीने 1.5 महीने बंद रहा, वो भी जब इस तरह का हिमस्खलन हुआ तो कुछ समय के लिए बंद किया गया और फिर खोल दिया गया। सर्दियों भर चाहे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हमारे सिपाही हो, नियंत्रण रेखा पर हो या सियाचिन ग्लेशियर पर हो, उन तक रसद सामग्री सेना पहुंचाती रही। और ऐतिहासिक होगा जब 28 फरवरी को यह जोजिला पास सिविलियन मूवमेंट के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यह पहली बार हो रहा है, और फिर जब एक बार सुरंग बन जाएगी तब लद्दाख को बाकी देश से जोड़ के रखने में यह
एक ऐतिहासिक कदम होगा। और लोगों की इतनी उम्मीदें हैं हम लोगों से कि यहाँ पे हम टनल बनाएंगे, और हम बना शुरू कर चुके हैं। और ये 14 किलोमीटर की टनल है जो ये इस बर्फबारी को सबको पीछे छोड़ते हुए हम पूरा का पूरा रोड एक बार कनेक्ट करके सबको दे देंगे, और 12 महीने ये रोड हम खुला रखेंगे। कब तक हो जाएगा ये 6 साल के अंदर हम पूरा बना के देंगे, 2026 तक। जोजिला टनल की मांग लद्दाख के लोग पिछले 30 साल से कर रहे थे। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। 4,500 करोड़ रुपयों से अधिक के इस प्रोजेक्ट से भारत को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। गौरव सावंत, जोजिला पास, आज तक। बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि ओटीटी को लेकर कुछ कड़े नियम होने चाहिए, क्योंकि वहां पर बेतहाशा किसी भी तरह के शोज या फिल्में बना दी जाती हैं। अब सरकार ने दिशा निर्देश तय करने की बात कही है ओटीटीज के लिए भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, और इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। केंद्र सरकार ने ओटीटी, न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस का ऐलान किया है। इसमें फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और नेटफ्लिक्स, अमेज़न, प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आएंगे। ये गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के पास 3 महीने का समय होगा। हालांकि इसके लिए किसी तरह का नया कानून नहीं बना है और ये आईटी एक्ट के अंदर ही आएगा। ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए जो हमने कानून बनाया है वो 3 महीने में हम लागू करेंगे, ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इम्प्रूव कर लें। We'll be giving a window for 3 months for significant social media, and the rest will come into effect from the day the rules are notified. सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनरेगुलेटेड हैं, स्पेशली भारत के अंदर, और उसमें कोई ये नहीं सोच रहा कि क्या लिखना है, ठीक है या नहीं है। कई बार विदेशी ताकतें भी उसमें लगी होती हैं, कई बार हमारे अंदर के लोग भी उसमें लगे होते हैं। तो कोई भी इसमें कोई भारत सरकार ने किसी की जो फ्रीडम है उसको कोई कम नहीं किया है, लेकिन सिर्फ रेगुलेट ये किया है कि किसी भी चीज़ को गलत तरीके से पेश नहीं करा जाए। ओटीटी प्लेटफॉर्म में कई बार ऐसा होता था कि ऐसा इतना आपत्तिजनक कंटेंट उसका होता था कि आप अगर अपने परिवार के साथ बैठे हैं तो आप उसको देख भी नहीं सकते। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया को लेकर कई शिकायतें आ रही है, गलत तस्वीर दिखाई जा रही है, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ आ रहा था, क्रिमिनल भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। सोशल मीडिया भारत में बिजनेस करे लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। नियम के अनुसार अगर महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ की शिकायत हुई तो 24 घंटे में कंटेंट हटाना होगा। हमारे सामने शिकायत आती थी कि एक महिला की मॉर्स फोटो दिखाई जा रही है, मॉर्फ किया हुई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्प्लिट कर गए, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ दिखाई जा रही है। ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं सोशल मीडिया में विच कैनॉट बी कॉल्ड सिविलाइज्ड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे सामने ये भी शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया को आजकल क्रिमिनल, टेररिस्ट देश में chaos, मेहम, वायलेंस को प्रमोट करने के लिए ऑल्सो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया के लिए जारी हुई इस नई गाइडलाइन का सबसे बड़ा फायदा उन यूजर्स को मिलेगा जिनकी सोशल मीडिया या ओटीटी के खिलाफ शिकायतें अब तक नहीं सुनी जाती थी। सबसे ज्यादा सख्ती बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों पर कसी गई है। नए निर्देशों के मुताबिक अब सोशल मीडिया को 24 घंटे के अंदर अंदर गलत कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। इसके अलावा गलत खबर या अफवाह का सोर्स भी बताना होगा। हालांकि अभी तक सरकार ने साफ नहीं किया कि गंभीर आपत्तिजनक कंटेंट के मामलों में जेल किसे होगी, यूजर को या सोशल मीडिया को। इस नए गाइडलाइन का पर्पस क्या है? सोशल मीडिया खुद ये काम करें और उनके यूजर से करवाएं। हम सरकार का हस्तक्षेप कम से कम चाहते हैं, इसीलिए एक वॉलंटरी मैकेनिज्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करें और उनके रजिस्ट्रेशन कराएं। उनका मोबाइल तो उनके पास ही है, सिम कार्ड है, आधार कार्ड है, क्या करना है उनको तय करना है। लेकिन हम जरूर चाहते हैं, अपेक्षा होगी कि ये वेरिफिकेशन जरूरी है, वरना वो भारत से ट्वीट हो रहा है, रिट्वीट हो रहा है, विदेश से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है, कहीं न कहीं तो इसके बारे में एक मैकेनिज्म होना चाहिए। लंबे वक्त से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और भारत सरकार के बीच विवाद चल रहा था। वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली फिल्म सीरीज के लिए भी विवाद चल रहा था। अब सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के बारे में आने वाला वक्त ही बताएगा। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।